वर्क एंड एनर्जी का हम लोग ऑलमोस्ट सारे एग्जांपल्स कर लिए थे, एक एग्जांपल रह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, उसको पहले करेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो पिछले साल के पेपर में आया था वर्क एंड एनर्जी पे वो करेंगे और कुछ सॉल्व अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे जो एच.सी. वर्मा के हैं, 4-5 अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 तुम लोग ट्राई किए थे क्या? यस सर। चलिए, हाँ जी। So a heavy particle is suspended by a string of length L. ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है लेंथ L का। सो इसका जो लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट L लेंथ है। द पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0। इस पॉइंट पे इसको हमने v0 वेलोसिटी से देखा। द स्ट्रिंग बिकम्स स्लैक एट the string becomes slack at an angle, at some angle, and the particle proceeds on a parabola. Find the value of v0 if the particle passes through the point of suspension. बहुत सारे इसमें कंडीशंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है, इतना अच्छा क्वेश्चन, मतलब पैराबोला और वर्क एंड एनर्जी का मिक्स करके इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड है जो कि बाकी किताब फॉलो करता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। बहुत जगह तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही तुमको मिलेगा चेपा हुआ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को समझ के करने से तुम बहुत ज्यादा तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा और बाकी कहीं पे भी अप्लाई कर सकोगे इस तरह के क्वेश्चन। So this is one of the toughest problem which can be made on combination of work energy theorem, work and energy and ये जो parabolic motion है। The string becomes slack at some angle। मान लो हम लोगों ने assume किया कि ये जो है स्ट्रिंग, ये जो हैवी पार्टिकल है ये इस पॉइंट P पॉइंट तक सर्कुलर पाथ में गया। इसके बाद क्या हुआ, ये स्ट्रिंग स्लैक हो गया। स्ट्रिंग स्लैक होने का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट P पॉइंट पे टेंशन 0 हो गया। टेंशन जब 0 हो गया तो स्ट्रिंग ढीला हो गया और ढीला होने के बाद ये जो हैवी पार्टिकल ये इस तरह से पैराबोलिक पाथ पे गिरेगा कि फाइनली जिस पॉइंट से ये लटका हुआ था उसी पॉइंट से ये पास करे। इज इट क्लियर? So string becomes slack at some angle and the particle proceeds on a parabola. Find the value of V0। हम लोगों को V0 का वैल्यू निकालना if the particle pass through the point of suspension only। ये जो पैराबोलिक पाथ है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। सो हम लोग पहले तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी v है, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस, अब मान लो ये पूरा L है तो यहां से यहां ये वाला जो डिस्टेंस है ये हो गया L cos थीटा। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ ले। और ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस, दिस इज इक्वल L sin थीटा। सो ये हो गया L cos थीटा और ये हो गया L sin थीटा। ये 90 डिग्री हो गया और ये है L, इसका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस, ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है ये हो गया। अब लेट से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां तक समझ में आया सबको जो हमने लिखा? यस सर। इस पॉइंट पे जो P पॉइंट है जहां पे ये स्लैक हो रहा है स्ट्रिंग, उस समय फोर्स क्या लग रहा है, एक यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स है mg और ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, मतलब PO के अलोंग होगा,
ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज mg cos थीटा. सो दैट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये mg हो गया, ये थीटा हो गया, तो इसके अलोंग जो फोर्स है, दिस इज mg cos थीटा. ठीक है. नाउ जब P पॉइंट पे पहुंचा उस समय, एट P the string slacks that is tension in the string at P is equal to 0. So only force acting on the particle towards PO is equal to mg cos theta. तो जो इकलौता फोर्स जो इस पे लग रहा है वो क्या लग रहा है इधर, mg cos theta. So ये जो फोर्स लग रहा है mg cos theta towards PO, so that is basically giving the necessary centripetal force. तो P पॉइंट तक तो वो सर्कुलर मोशन में ही था ना, तो P पॉइंट पे अगर वो सर्कुलर मोशन पे है तो उस समय P पॉइंट पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा पे. सो सिंस द बॉडी is moving in circular path till P, hence at P centripetal force is provided by mg cos theta. सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब mv स्क्वायर बाय r, r यहाँ पे क्या है, l है, तो mv स्क्वायर बाय l is equal to mg cos theta. So that means m is equal to, so m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl cos थीटा. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ठीक है. अब इस पॉइंट का वेलोसिटी v था. अब क्या है, हमें तो इसके टर्म्स में निकालना, हमें तो v नॉट का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट. तो अब v जो ये वाला पॉइंट है, इसका हाइट हम लोग निकालें यहाँ पर से, तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे. यहाँ पे बस स्पीड v नॉट है. इस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, इस लाइन पे अगर हम लोग जीरो कर लें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0. इस पॉइंट पे अगर हम बात करें, यहाँ पे बस है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगा. काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ये v वेलोसिटी से जा रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस हाइट. तो ये जो हाइट होगा, दिस हाइट इज l, which is so ये जो हाइट है ये l है. ठीक है. और ये यहाँ पे हमें पता है l है, तो इसको अगर ये डिस्टेंस निकालो तो इसमें दो कंपोनेंट होगा, एक l cos थीटा, ये वाला चीज हम लोगों ने देखा है l cos थीटा होता है. तो ये जो डिस्टेंस है, बिकॉज दिस इज थीटा, सो दिस विल बी l cos थीटा. सो इधर से इधर ये l cos थीटा, और ये जो है
ये L, दोनों को ऐड कर देंगे तो L प्लस L cos थीटा हो गया टोटल हाइट, राइट. सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, so by conservation of energy, half m v naught square is equal to half mv square plus mg into L plus L cos थीटा. ठीक है. So इससे हमारा आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो मास तो कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. 1 और 2 को कंबाइन कर लो, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl cos थीटा यहाँ पे लिख लो. ये फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 we have gl cos theta is equal to v naught square minus 2gl minus 2gl cos theta. So इससे हमारा आ जाएगा v naught square is equal to gl कॉमन ले लो 2 plus 3 cos theta. ये थर्ड इक्वेशन. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. लिख लो पहले, क्योंकि वो आई हैव टू यू नो रीडू इट इन अनदर पेज बिकॉज काफी लंबा प्रॉब्लम है. लिख लिया यहाँ? Yes, sir. सभी लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes. अब हम लोग आते हैं ना. सो इसके बाद मतलब यहाँ पर अब पहुंच गया, हम लोगों को ये पता चल गया कि ये जो है v स्पीड से जा रहा था. हम लोग को रिलेशन भी पता चल गया. पहला इक्वेशन हमने लिखा था v स्क्वायर इज इक्वल टू gl cos थीटा, फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था. दूसरा इक्वेशन हमने लिखा v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2gl 1 प्लस cos थीटा. और तीसरा जो इक्वेशन लिखा हमने v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gl 2 प्लस 3 cos थीटा. ये हमारा थर्ड इक्वेशन था. इसके बाद जो पार्टिकल है वो पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है. पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है मतलब इसके दो कंपोनेंट हम लोग करते हैं कि एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान लो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये L है, तो हमने ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमने देखा था कि ये L sin थीटा है और ये L cos थीटा है. सो दिस डिस्टेंस इज L cos theta and this distance was L sin theta. अब इसमें
अब देखो ये जो डिस्टेंस है L sin थीटा और ये L cos थीटा है, तो ये जो डिस्टेंस L sin थीटा है, ये कंपोनेंट, अब मान लो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा होगा, होगा ना। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, राइट। तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा v cos थीटा इधर और v sin थीटा इधर। सो इधर हो गया v sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग जो है दैट इज v cos थीटा। सो v cos थीटा स्पीड से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले जो डिस्टेंस है L sin थीटा, पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग लिख रहे हैं। सो L sin थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है हमारा v cos थीटा इनटू टाइम t। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, फोर्थ हो गया। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम मोशन का इक्वेशन लिखते हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट L cos थीटा है। सो L cos थीटा नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लो और ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ L cos थीटा टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ऑफ v sin थीटा इंटू टी ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन समझ में आया। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगाए हैं। S जो है डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ये इधर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया है, इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, और g को भी नेगेटिव लिया है क्योंकि g नीचे की तरफ लगा। क्लियर है बच्चों। Yes, sir. अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, तो हमारे पास यहां पर से इससे टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L sin थीटा divided by v cos theta, right? So this is L sin theta by v cos theta. अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, फ्रॉम 4 and 5 we have minus L cos theta is equal to v sin theta into L sin theta by v cos theta minus half into g into t square means L sin theta by v cos theta का होल स्क्वायर। अब ये जो cos थीटा है, ये इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये v तो कैंसिल हो गया और cos थीटा को इधर ले गया, तो माइनस L cos स्क्वायर थीटा इज L sin स्क्वायर थीटा माइनस जी L स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ, तो cos स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, और एक L कैंसिल हो सकता है, ये L L और यहाँ पे कैंसिल होके एक सिंगल L बचा। सो वी हैव GL साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, तो हमारे पास अब जो इक्वेशन बचा, दिस इज GL divided by
2v² cos² थीटा 2v² cos² थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो v का वैल्यू क्या था, gl cos थीटा था फर्स्ट इक्वेशन से, इसको रिप्लेस कर दो यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा gl डिवाइडेड बाय 2v² cos², v² की जगह gl cos थीटा, मतलब 2 इंटू v² इज gl cos थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर भी था ना, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया ये, सॉरी, यहाँ पर से एक cos स्क्वायर थीटा का एक cos थीटा चला गया था इधर, है ना, मल्टीप्लाई करके, जो यहाँ पे cos स्क्वायर हुआ था। अब एक सिंगल cos थीटा बचा है यहाँ पे, सो gl साइन स्क्वायर थीटा बाय 2v² cos थीटा है, तो gl साइन स्क्वायर थीटा, वहां से v² की जगह हम लोग लिख देते हैं gl cos थीटा, और एक cos थीटा यहाँ ऑलरेडी है। सो अब ये gl और gl कैंसिल हो गया, सो वील हैव tan स्क्वायर थीटा इज 2 हो गया, tan थीटा का वैल्यू √2 हो गया। अब इससे हमें जो v का वैल्यू, v0 का वैल्यू निकालना है। v0 यहाँ पे थर्ड वाले में फ्रॉम 3 we have v0 square is equal to gl into 2 plus 3 cos थीटा। अब जो tan थीटा √2 है, तो इससे cos थीटा जो निकालेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, see we know that sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। तो 1 plus tan square theta मतलब 1 plus 2 हो गया, तो sec थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय √3 हो जाएगा। इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, तो cos थीटा 1 बाय √3 हो गया, तो 2 प्लस cos थीटा इज 1 बाय √3, 2 प्लस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा मतलब 1 बाय √3। So we have v0 square is equal to gl 2 plus √3. So v0 is equal to root under gl into 2 plus, ये आंसर है हमारा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लो सब लोग। हो गया सर। सभी ने लिख लिया? Yes, sir. हाँ। Yeah. अब ये क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो एक बारी, अटेम्प्ट करके बताओ, देखो कोशिश करो। ये आईटी में आए हुए प्रॉब्लम्स हैं पिछले साल।
सर हाँ बेटा, थर्ड ऑप्शन। Sir, third option. हाँ थर्ड ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है, a block of mass m lying on a smooth horizontal surface is attached to a spring of negligible mass of spring constant k। तो ये जो spring है इसका spring constant k है। The other end of the spring is fixed as shown in the figure. The block is initially at rest in its equilibrium position if now the block is pulled with a constant force F. The maximum speed of the block, तो हम लोगों को maximum speed of the block निकालना है। So हमें पता है कि by work energy theorem we know that जब तुमने फोर्स F लगाया तो इसमें एक एक्सटेंशन कितना हुआ, F इज इक्वल टू kx। तो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग x इज इक्वल टू F अपॉन k हो जाएगा। ठीक है, मान लो जो F फोर्स लगाने से इसमें जो एक्सटेंशन आया है वो x है, तो x इज इक्वल टू F अपॉन k, ये पहला इक्वेशन हो गया। उसके बाद नेट वर्क डन by work energy theorem, net work done is change in kinetic energy। ठीक है, so this is by work energy theorem। ये हमारा है work energy theorem। So total work done is work done by force F plus work done by spring is equal to change in kinetic energy। So work done by force कितना होगा, F into x हो जाएगा। ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग जो है इस पे मतलब जो आप F के अगेंस्ट वर्क डन कर रहा है स्प्रिंग, तो यहाँ पे माइनस ऑफ हाफ kx स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है, इसको अपोज कर रहा है F को, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज, ये वर्क डन ऑन द स्प्रिंग है बेसिकली, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन बाय द फोर्स इज F इंटू एक्स माइनस हाफ kx स्क्वायर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हाफ mv स्क्वायर माइनस 0 फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली एट रेस्ट लिख रखा है, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। इससे आ गया हमारा Fx माइनस हाफ kx स्क्वायर इज हाफ mv स्क्वायर। x का वैल्यू f बाई k, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो ये हमारा हो जाएगा f इंटू f बाई k माइनस हाफ इंटू k इंटू x स्क्वायर मीन्स f स्क्वायर बाई k स्क्वायर is half mv square। f square by k माइनस f square by 2k, ये k और ये कैंसिल होके k बचा, f square by 2k is half mv square। So this will be f square by 2k is equal to half mv square। 2 और 2 कैंसिल हो गया, so इससे v square is equal to f square by mk आ रहा है, और v is equal to f by root under mk आता है। So this is the answer, option 3। क्लियर है बच्चों?
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ये कीजिए. Sir, हाँ जी बेटा. option 2. हाँ, ऑप्शन 2 आंसर. Sir, 900 R. हाँ, 900. देखिए, a force acts on a 2 kg object so that its position is given as a function of time. So position दे रखा है function of time 3t square plus 5. position time के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है. तो अगर हम लोग को वेलोसिटी v निकालना होगा, वर्क डन हमें निकालना है इन फर्स्ट 5 सेकेंड. v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. सो इसको डिफरेंशिएट कर दो 3t स्क्वायर प्लस 5 को टाइम के रेस्पेक्ट में. तो 3 times differentiation of t square with respect to time plus differentiation of 5 with respect to time. So ये 2t हो जाएगा. 3 into 2t plus 0, so that is 60. So at t is equal to 0, v is equal to 0. At t is equal to कह रहा है कि 5 seconds पे, t is equal to 5 second पे v is equal to 6 into 5, that is 30 meter per second. तो इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी ये हो गया. अब हमारे पास वर्क डन इज change in kinetic energy. So final kinetic energy minus initial kinetic energy. Half mv square minus half mu square. मास दे रखा है 2 kg. v square means 30 square minus half into 2 into 0 square. So ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ये 900 minus 0. This is 900 joules. So this is equal to 1.
ठीक है, ये तो इजी था थोड़ा। लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए। Sir, option second. हाँ, ऑप्शन 2 है आंसर से। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म विच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन g/2। ठीक है, सो ये देखो, ये ऊपर जा रहा है प्लेटफॉर्म जो है, एक्सेलरेशन g/2 से ऊपर जा रहा है एज शोन इन फिगर। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ ब्लॉक एट टाइम t। तो देखो ये जो इस पे mg है और ये नॉर्मल रिएक्शन n है लेट्स से, तो जो नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली जो ये बिकॉज g/2 से ऊपर जा रहा है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा नीचे के तरफ। सो n इज इक्वल टू ma plus mg। So this is mg/2 plus mg, this is equal to 3 mg/2। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ ब्लॉक इन टाइम t। टाइम t में ये कितने इससे मूव, डिस्टेंस कितना मूव करेगा, s इज इक्वल टू ut plus half at square। so this is equal to starts from rest तो u 0 है, half into acceleration g/2 into t square। so gt square by 4 हो गया s। अब जो वर्क डन है दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सो n इंटू s 3 mg/2 इंटू डिस्प्लेसमेंट gt स्क्वायर बाय 4। सो ये हो गया 3 mg² t² बाय 8। 3 mg² t² बाय 8, ऑप्शन 2। बहुत अच्छा अमृतराज, बाकी लोग भी कीजिए, ये सब तो इजी क्वेश्चन है, किया जा सकता है।
तो देखो क्या इस 3 क्वेश्चन को करके हम लोग को क्या समझ में आया है। पहला तो फर्स्ट चीज ये समझ में आया है कि वर्क एंड एनर्जी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़े इजी आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन वर्क एंड एनर्जी में बनता ही नहीं है, बहुत कम बनता है। जैसे अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किए थे एच सी वर्मा वाला, तो वो तो एक अलग जॉनर हो गया बेसिकली, वो कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में कम ही तुमको देखने के लिए मिलेगा, और देखने के लिए मिलेगा भी तो उसको छोड़ने के लिए होता है बेसिकली। 25 में 25 क्वेश्चन नहीं करना होता है हम लोग को, 20 क्वेश्चन ट्राई करना होता है, 5 डिफिकल्ट वाले छोड़ देने होते हैं। तो ये उन 5 क्वेश्चन में से वो वाले क्वेश्चन होंगे। बाकी ये देखो ये सब क्वेश्चन जो है डुएबल है, कर मतलब आप कर अगर पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करो तो दीज क्वेश्चंस कैन बी डन। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लग रहा है जो हम लोगों ने नहीं किया है या फिर समझने में डिफिकल्टी होती है। आया समझ आप लोग को? तो दीज आर फ्यू चैप्टर्स विच यू कैन बैंक अपॉन, जो हम कहते हैं ना समथिंग इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन समथिंग। सो दीज आर द चैप्टर्स वेयर यू हैव टू डू एवरीथिंग इन दीज चैप्टर्स। बेसिकली कोई भी पोर्शन इसमें छोड़ना नहीं है, राइट? तो वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना है, जिससे कि तुमको कॉन्फिडेंस हो जाए कि वर्क एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं पक्का बना लूं। ठीक है, इस तरह से सेग्रीगेट करो चैप्टर्स को। वो चैप्टर्स जो तुम्हारे उतने अच्छे नहीं है, वो चैप्टर जो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं, और वो चैप्टर्स जो बहुत ही खराब है। 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। जो बहुत खराब है उस पर वर्क करके एवरेज लेवल पे लेके आना है, जो एवरेज वाले हैं उनको गुड पे लेके जाना है, और जो गुड है उसको और वेरी गुड पे लेके जाना है। सो दिस शुड बी योर टारगेट, एंड दिस शुड बी योर approach towards preparation when you are preparing for a competitive exam. Okay? Yes, sir. कॉपी वॉपी बन रहा है ना तुम लोग का? Yes, sir. जैसे ये सब शेयर करते हैं, जो भी लिखे हैं इन सबको शेयर करेंगे, तो एक कॉपी बनाओ, उसमें ये क्वेश्चंस होने चाहिए बस। जो कि जो वीकेंड पे क्लासेस में जो क्वेश्चंस करते हैं उसका एक कॉपी बना हुआ होना चाहिए, उसमें क्वेश्चंस उसके और सॉल्यूशंस, अगर कोई कॉन्सेप्ट बताते हैं तो वो। तो इससे क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास एक पूरा ऐसा कॉपी बन जाएगा जो एग्जाम के समय तुमको रिवाइज करना है, उससे सारे तरीके के क्वेश्चंस एक बार पूरे अच्छे से डिस्कस हो जाएंगे, मतलब रिवाइज हो जाएंगे। दूसरा ये करना है कि जो तुम्हारे पास जो कॉपी है उसमें शुरू के पेजेस में, जैसे कोई वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर हुआ, उसके शुरू के पेजेस में बस उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3 पेज में, जो भी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ये सब चीज है उसके लिए जगह छोड़ के रखो। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी करेंगे तभी फिर चांसेस हैं होने का। नेक्स्ट वाला कीजिए। Sir, option 4, 9 Joule. नहीं, कुछ गड़बड़ किया आपने। साइन का कुछ गड़बड़ किया है तुमने। Sir, A 15 joules. 15 जूल्स हो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो इनिशियल अगर 3 है तो -3 उधर जाएगा तो 12 + 3 हो जाएगा। ठीक है अमृत, तुमने 12 - 3 ले जाके कर दिया है मेरे ख्याल से, इसीलिए नहीं है ना। हाँ सर। थोड़ा ध्यान रखना है सब कल साइन में। Particle which is experiencing a force given by F is this much and displacement is this much. So work done अगर तुम देखो is equal to F dot D, है ना। F dot D, F कितना है हमारा 3I - 12J, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं इसका 4I से। सो I dot I1 होता है 3 × 4 12 जूल्स हो जाएगा।
और जे डॉट आई तो 0 होता है, तो ये तो खत्म हो गया, वर्क डन 12 जूल्स हो गया. सो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, that is final kinetic energy minus initial kinetic energy. So 12 joules is final kinetic energy minus initial kinetic energy. मेरा कितना है? Kinetic energy of 3 joules. So final kinetic energy is equal to 12 plus 3, that is 15. क्लियर है? Yes, sir. तो ऑप्शन ए है इसका 1. लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए. Sir, option first 6.5 joule. हाँ सही है, ऑप्शन 1 है. सो देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स दैट वेरीज विद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एज शोन इन द फिगर. तो एफ डी ग्राफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है. वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. तो वर्क डन ये हो जाएगा बेसिकली. ठीक है. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 3 मीटर. सो काइनेटिक एनर्जी, right, from rest. So change in kinetic energy delta K is final kinetic energy minus initial kinetic energy is equal to work done. So initial kinetic energy हमें पता है, this is equal to 0. So final kinetic energy is work done, that is area under Fs graph, force displacement graph. So area under force displacement graph means पहले तो triangle rectangle का area 2 into 2 plus of half into sum of parallel sides 2 plus 3 into height 1 है, so 5 by 2, so 4 plus 5 by 2, so this is 6.5 joules. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. इधर भी सभी ने लिख लिया? ईशा, एक बार भी आवाज नहीं आई तुम्हारी क्लास में? हाँ सर, लिख लिया. लिख रहे हैं ना? कर करके भी तो बताना है. नेक्स्ट वाला कीजिए.
ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कल हम कर रहे थे, इसमें थोड़ा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाइएगा आज। केबल ले लो, चेन ले लो, एक ही चीज है। जो चेन वाला क्वेश्चन किया था ना कल, वैसा ही है। Sir, option second mgl by 2n square. हाँ, ऑप्शन सेकंड है आंसर इसका। देखो क्या कैसे क्वेश्चन कह रहा है, a uniform cable of mass m and length l is placed on a horizontal surface such that 1 by nth part is hanging below। तो ये एक केबल है, चेन है, जो भी है, तो 1 बाय n पार्ट हैंग कर रहा है, मतलब l बाय n पार्ट हैंग कर रहा है। ठीक है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से किस डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा l बाई 2n, इसका हाफ हो जाएगा, टोटल का हाफ हो जाएगा सेंटर, l बाई 2n। now part is hanging below the edge of the surface, to lift the hanging part of the cable up to the surface the work done should be। अब इसका जो हैंगिंग पार्ट है उसका मास निकालोगे तो मास पर यूनिट लेंथ m बाय एल इंटू एल बाय एन वाले पार्ट का उसका लेंथ कर देंगे तो ये मास निकल जाएगा। इस पोर्शन का जो मास है m डैश, दिस इज इक्वल टू दिस। ये ऐसे कर लोगे तो ये जो पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास क्या हो गया, m बाय एन हो गया। तो मास इनटू, अब इसको कह रहा है कि लिफ्ट करने में कितना वर्क डन करना होगा, तो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी जितना है इस पॉइंट पे, मतलब बेसिकली इसको कितने हाइट तक लेके जा रहे हैं, एल बाई 2n तक। सो वर्क डन इज इक्वल टू m डैश इंटू जी इंटू एच। m डैश मेरा क्या है, m बाई एन, जी, और ये जो हाइट है कितनी हाइट तक तुम लेके जा रहे हो, एल बाई 2n वाले हाइट तक लेके जा रहे हो। सो ये क्या हो जाएगा, mgl डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज वर्क डन। ऑप्शन 2 है आंसर इसका। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी को? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए।
Sir, root under K1 plus K2 upon M into X. हाँ ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया. So a block of mass m is attached to the two unstretched springs of spring constant K1 and K2. तो ये मास जो है इसको दो स्प्रिंग से अटैच किया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2, ठीक है, as shown. The block is displaced towards right through a distance x. इसको हम लोग क्या किए, इधर राइट के तरफ कर दिए, डिस्प्लेस कर दिए. राइट के तरफ डिस्प्लेस करने से इसमें x कंप्रेशन हो गया और इसमें x elongation हो गया, right? And so through a distance x and is released, find the speed of the block as it passes through the mean position. तो जब mean position पे होगा उस समय का speed निकालना है. So basically हमारा by conservation of energy we have, जो mean position पे energy है वो बस हाफ mv स्क्वायर है, क्योंकि उसमें ना दोनों में से किसी भी स्प्रिंग में इलोंगेशन और कंप्रेशन नहीं है. दिस इज इक्वल टू जो पहले वाले स्प्रिंग में जो एनर्जी होगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ K1 x स्क्वायर, और दूसरे वाले में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ K2 x स्क्वायर होगा, है ना. जब ये इस पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे, और बी पोजीशन तुम्हारा मीन पोजीशन है. मीन पोजीशन पे बस जो एनर्जी होगा दैट इज हाफ mv स्क्वायर, और ए पोजीशन पे जो एनर्जी होगा दैट विल बी पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2. क्लियर है ये चीज? हाफ और हाफ कैंसिल कर लेंगे, सो हमें निकालना है स्पीड. v स्क्वायर इज इक्वल टू K1 plus K2 upon m into x square. So v is equal to root under K1 plus K2 divided by m into x. ये हमारा. ठीक है बच्चों? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो जल्दी से. लिख लिया सबने? Yes, sir. ये क्वेश्चन कीजिए. Sir, 1 meter on the ground. 1 मीटर करेक्ट आंसर है. बहुत बढ़िया. अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है. स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम, है ना. इसका ब्लॉक का मास है 100 ग्राम, मतलब 0.1 kg हो गया. Is pressed against a horizontal spring at one end to compress the spring through 5 centimeter. So compression x is equal to 0.05 meter. The spring constant is k का value हो गया 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally till it
leaves the spring, where will it hit the ground 2 meter below the spring? तो ये 2 मीटर है, हम लोग को ये निकालना है कहाँ पे ये हिट करेगा, रेंज निकालना, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना, ठीक है। सो अब आप देखिए कि जो सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से स्प्रिंग का जो एनर्जी हाफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जब वो एकदम व्हेन इट लीव्स द स्प्रिंग उस समय जो वेलोसिटी अगर हम देखें हाफ हाफ कट गया, k मतलब 100 इंटू 0.05 इंटू 0.05, मास 0.1 इंटू वी स्क्वायर। सो इससे हमारा आ जाएगा 5 इंटू 0.05, 0.25 by 0.1 is v square. Okay. 2.5 is equal to v square. So v is equal to square root of 2.5, 1.58 हो जाएगा, 1.58 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो कितने टाइम में ये यहाँ से आता है, इस पे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट t है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, सो 2 मीटर h इज इक्वल टू ut 0 प्लस हाफ इंटू g इंटू टी स्क्वायर, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। So that means t square is equal to 4 by 9.8 or t is equal to 0.63 seconds. So जो range r is equal to, this is v into t, 1.58 into 0.63. So this is approximately 1 meter. So 1 meter. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Sir, root under 4GL. हाँ सही है, रूट अंडर 4GL। A small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L. एक लाइट रॉड है, इसके नीचे एक मास m जो है अटैच्ड है, which can be rotated about its clamped upper end. ये अपर एंड को क्लैम्प कर दिया है और इसको हम लोग इस तरह से रोटेट करते हैं। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे पहुंचा, राइट, उस समय हमें निकालना व्हाट मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी शुड द ब्लॉक बी गिवन सो दैट इट मूव्स इन अ कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। पूरे वर्टिकल सर्कल में आने के लिए यहाँ पे आपको क्या वेलोसिटी देना वो निकालना। तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट,
पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 ले लेंगे, मतलब मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे होना चाहिए टॉप पॉइंट पे, इतना ही वेलोसिटी होगी जो कि यहाँ पे पहुंच जाए। जैसे ही पहुंचेगा उसके आगे फिर ये इस तरह से सर्कुलर मोशन ड्राइव करेगा। तो हाफ mv² इज इक्वल टू mg इंटू ये लेंथ l है, तो टोटल जो हाइट हो जाएगा इस पॉइंट का, दिस इज इक्वल टू 2l, mg इंटू 2l हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वो सब कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि भाई टेंशन 0 ले लेंगे, क्योंकि ये रॉड है, यहाँ पे टेंशन वेंशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज को ना लगा के सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन कर ले जाता है। mg2l, तो ये 2mgl हो गया, m और m कैंसिल हो गया, v² इज इक्वल टू 4gl, सो v इज इक्वल टू रूट अंडर 4gl। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. अब देखो थोड़ा सा ना अपने आप को तुम लोग ऑर्गेनाइज करो, है ना। बच्चे काफी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लोग काफी चीज कर रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा पीछे हो रहे हो। यहाँ पे नोएडा वाले जो बच्चे हैं सब, है ना। एचसी वर्मा, अब तुम लोग को पूरा खत्म करना है, एक एक क्वेश्चन हमको एक्सरसाइज का चाहिए, और किस तरह के से चाहिए उसका भी रेफरेंस दे देते हैं किस तरीके से चाहिए। सो इफ यू सी दिस, और ये सब को देखो और सीखो, लोग किस किस तरह से हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो। कंपटीशन तो सभी के साथ होगा ना, तो अपने आप को सही से रखोगे, कॉम्पीट करोगे सबके साथ, तभी अच्छे से कर पाओगे। आई विल जस्ट गिव यू वन रेफरेंस। दिख रहा है कॉपी? हाँ, इस तरह से आज तक तो तुम लोग हमको कोई असाइनमेंट बना के नहीं भेजो जिसमें क्वेश्चन भी लिखा हो और उसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखा हो। जिस दिन ऐसा करने लगोगे ना, उस दिन अपना चांस मानना कि तुम्हारा हो जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? हाँ सर। दिख रहा है ना? लिखते हो ऐसे क्वेश्चन और आंसर? हाँ हाँ ना बोल लो भाई। हाँ सर, लिखते हैं। नहीं नहीं, अरे अमृत तुमसे नहीं पूछा, ये यहाँ पे मेरे जो होशियार बच्चे सब है ना, हाई फाई बच्चे सब, उनसे पूछ रहा हूँ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। अरे भाई लिखते हो कि नहीं लिखते हो, पूछ रहा हूँ मैं तुम लोग से। फिर असाइनमेंट्स में लिखता है, जो आप होमवर्क असाइनमेंट्स देते हो उनमें क्वेश्चन आंसर करके लिखता हूँ। भाई साहब हमको ना पूरा एचसी वर्मा ऐसे ही चाहिए, सॉल्व। आ रहा समझ में? क्वेश्चन नंबर बस लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है वहां पे, लेकिन इसी तरह एक लाइन से इतनी ही सुंदर तरीके से चाहिए। और ये वर्क एंड एनर्जी से शुरू करते हैं। पीछे वाला तो जो छोड़ दिया मैंने, छोड़ दिया। थोड़े दिन तुमको जीवन का आनंद लेने दिया, अब आनंद का समय चला गया। तो वर्क एंड एनर्जी का हमको सबसे पहले तो इस तरह से एक लाइन से क्वेश्चन भेजो। कितने 64 क्वेश्चन, ऑल 64 क्वेश्चन आई वांट इट सॉल्व्ड लाइक दिस इन अ कॉपी, बैक टू बैक। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत धीमा आवाज, दो लोग करेगा, बाकी 7 लोग क्या करेंगे? यस सर, ठीक है, कर लेंगे। Yes, sir. हाँ भाई आ गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया, 5 लोग हो गए। और अनुराग, दिव्यांशी, सहज और वेदांश। Yes, sir. अनुराग का भी यस सर आ गया, और सहज का भी आ गया। वेदांश और दिव्यांशी का अभी तक नहीं आया। दिव्यांशी का भी आ गया। वेदांश चला गया क्या? खाना खाने चला गया? ब्रेकफास्ट लेने चला गया क्या? जा चुका है लगता है। चलो एनीवेज, सो प्लीज बी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ प्रॉपर्ली, अदरवाइज यू नो देयर इज अ, मतलब बहुत कंपटीशन है, देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन आउटसाइड। So if you compare yourself with others, if you are not organized, you will be, left out somewhere.
तो अगर तुम लोग चाहते हो कि बाकियों से compete करते रहो और you are not left out in the race, so please keep on putting in efforts. अपने आप को organized तरीके से बढ़ाते रहो आगे, ठीक है?